Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss how renal failure can be treated. यानी कि renal failure का ट्रीटमेंट क्या होगा और आज उसमें डिस्कस करेंगे हम उनमें से एक ट्रीटमेंट को, that is dialysis. So dear students, renal failure को तो अच्छी तरह से देख लिया कि किस तरह से renal failure हो रहा है. अब इसका अगर खुदा ना खासा renal failure हो जाए तो अब इसका किया क्या जाए, तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, आज उसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स पे हम नज़र डालेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दो ही ऑप्शंस हैं हमारे पास रीनल फेलियर की सूरत में. एक है डायलिसिस और दूसरा जो सबसे ज़्यादा कामयाब है दैट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट. तो देखते हैं डायलिसिस कैसे करनी है, कब करनी है, किस तरह से करनी है और किडनी ट्रांसप्लांट कब कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, उसको हम डिटेल्स में देखते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, रीनल फेलियर को याद रखना है आपने किस किस वजह से हुआ था ताकि हम इनसे बच सकें. तो इसको डिफाइन हमने इस तरह से किया कि इट इज़ द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ किडनीज और नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज द रीनल फेलियर. तो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, किस तरह से हमने इसका इलाज करना है. तो हमने बात की पार्शियल लॉस भी हो सकता है और मुकम्मल लॉस भी हो सकता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तो पार्शियल लॉस है मतलब कि 40-50% किडनी का काम ख़राब हुआ लेकिन 40-50% अभी 50% तक चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में डायलिसिस से भी काम चलाया जा सकता है. और अगर इसका जो लॉस है, लॉस ऑफ फंक्शनिंग है, वो 70% से भी ऊपर चले जाए यानी कि 70 to 80 to 90, तो उस ऐसी सूरत में माय डियर स्टूडेंट्स फिर देयर इज़ नो चांस कि आप किडनी ट्रांसप्लांट ना करवाएं. मतलब कि आपको हर हाल में ऐसी सिचुएशन में जब 70 to 80% to 90% तक किडनी फंक्शन बंद हो जाए, अपना काम करना छोड़ दे, तो ऐसी सिचुएशन में और कोई दूसरा हल नहीं है सिवाय किडनी ट्रांसप्लांट के. तो इस तरह से हम इस किडनी ट्रांसप्लांट को करना है और किस तरह से करेंगे आगे चल के उसकी डिटेल्स आएंगी. तो पहले बात करते हैं हम डायलिसिस के हवाले से. सो माय डियर स्टूडेंट्स, डायलिसिस किसे कहते हैं? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम खून को साफ़ करते हैं. अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं द क्लीनिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम नाइट्रोजनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट इज़ कॉल्ड एज डायलिसिस. यानी कि खून के अंदर शामिल नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि ऐसा वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन होगी और मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसा वेस्ट जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बना, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो यूरिक एसिड हो, चाहे वो एमोनिया हो, चाहे वो ज़ैंथिन हो, चाहे वो हाइपोज़ैंथिन हो या और किसी भी तरह का मेटाबॉलिक या नाइट्रोजनस वेस्ट हो हमारे खून में जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो रहा है, उसको खून से रिमूव करना, खून से उसको साफ़ कर देना, इस अमल को कहा जाता है डायलिसिस. आइए चलते हैं पहले ट्रीटमेंट की तरफ, दैट इज़ डायलिसिस. डायलिसिस आगे दो तरह के माय डियर स्टूडेंट्स, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा है हीमोडायलिसिस. पेरिटोनियल डायलिसिस को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आम तौर पर इसी को फॉलो किया जाता है जब पार्शियल लॉस ऑफ फंक्शनिंग हो किडनी का. और पार्शियल लॉस जैसा कि मैंने आपको बताया मतलब दोनों किडनीज कम से कम 50% तो सही काम कर रहे हैं. तो 40 से 50% किडनी अगर सही काम कर रहा हो तो फिर डायलिसिस उसको साथ में सिर्फ सपोर्टिव के मेजरमेंट के तौर पर दिया जाता है, उसके किडनीज को सपोर्ट करने के लिए कि उसमें से किडनी भी थोड़ा बहुत रिमूव कर रहा है और थोड़ा बहुत डायलिसिस से भी किया जा सकता है. और डायलिसिस माय डियर स्टूडेंट्स ये ऐसा एक प्रोसीजर है, एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान है जो कि घर पे भी परफॉर्म हो सकता है. अब इसमें होगा क्या माय डियर स्टूडेंट्स? तो पेरिटोनियल इसको हम डिफाइन करें तो ये वर्ड है पेरिटोनियल फ्रॉम पेरिटोनियम, यानी ऐसी चीज़ जो पेरिटोनियम से रिलेटेड होगी उसे हम कहेंगे पेरिटोनियल. पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब कि पेरिटोनियम के अंदर डायलिसिस करना यानी कि खून का उसको साफ करना, किस चीज़ से? फ्रॉम द मेटाबॉलिक वेस्ट एज वेल एज फ्रॉम द नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि काम था किडनी का जो सही तरह से फॉर्म नहीं कर रहे. अब माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर क्या करना है ऐसी सिचुएशन में
पेरिटोनियम को पहले समझते हैं कि पेरिटोनियम क्या है, तभी समझ आएगा कि पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ओवर हियर कि हमारा जो ट्रंक होता है, मेन बॉडी, इसको हम दो कैविटीज़ में डिवाइड करते हैं। दो मेजर कैविटीज़ हैं। ऊपर वाली कैविटी कहलाती है थोरैसिक कैविटी और नीचे वाली कहलाती है एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था, इसके अंदर हमारे बहुत ही ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स, लंग्स मौजूद हैं और साथ में उसके हार्ट मौजूद है और उसको सराउंड किया हुआ है रिब्स ने, रिब केज ने। इसलिए हम चूँकि यहाँ पर थोरैसिक वर्टिब्रा मौजूद हैं, इसलिए हम इसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, कैविटी किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर स्पेस होगी। तो चूंकि इसके अंदर स्पेस होती है तो इसलिए हम इसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं। और इसके अंदर मौजूद है हमारे दो लंग्स और एक हार्ट, और यहाँ से इनके दरमियान में से पास कर रहा है हमारा इसोफिगस यानी कि खुराक की नाली। आमतौर पर यही होते हैं। और इसके एंड के ऊपर मौजूद है लंग्स के बिल्कुल नीचे एक थिक मस्कुलर शीट, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया पिछले चैप्टर में, जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। और इस डायफ्राम का क्या काम है, आपको मैंने इसके दो मेजर फंक्शन बताया था माय डियर स्टूडेंट्स। एक फंक्शन ये बताया था कि ये एक सेपरेशन है बिटवीन चेस्ट कैविटी यानी थोरैसिक कैविटी और दूसरा एब्डोमिनल कैविटी। और दूसरा इसका मेजर जो रोल था वो था रेस्पिरेशन के अंदर, कि रेस्पिरेशन में किस तरह से ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हमें स्पेस मुहैया करता है और हवा को अंदर लेके आने में और हवा को बाहर ले जाने में किस तरह से मदद करता है। अब डायफ्राम्स के नीचे जो भी स्पेस आपको नज़र आ रही है, ये सारा कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। तो कैविटी या मतलब स्पेस है, तो स्पेस किसी ना किसी चीज़ तो बनी होगी, उसकी कुछ आखिर स्ट्रक्चर, जैसे कि चेस्ट कैविटी किससे बनी थी, वो रिब केज से बनी थी, थोरैसिक वॉल से बनी थी, जिसमें रिब्स ने हिस्सा लिया, जिसमें इंटरकोस्टल मसल्स ने हिस्सा लिया, जिसमें डायफ्राम ने हिस्सा लिया। इसी तरह से एब्डोमिनल कैविटी है, तो एब्डोमिनल कैविटी की भी तो लाइनिंग होनी चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो एब्डोमिनल कैविटी की लाइनिंग होती है उसे ही कहा जाता है पेरिटोनियम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अभी इसको डिटेल से भी देखते हैं। पहले देखें ज़रा कि एब्डोमेन में क्या क्या मौजूद है हमारे। हमारे एब्डोमेन के अंदर कुछ बहुत अहम ऑर्गन्स मौजूद हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पर आपको स्टमक नज़र आ रहा है, स्टमक और उसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के आपको मुख्तलिफ हिस्से नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि ड्योडेनम और देन जियोजिनम, और उसके बाद फिर तीसरा और आखिरी पोर्शन इसका एलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो और उसके आगे स्टार्ट हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन, उसका सीकम, अपेंडिक्स, देन ascending colon, then transverse colon, then is the descending colon, then is sigmoid colon, और उसके एंड पे मौजूद है रेक्टम। तो ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेजर हिस्सा यहाँ पर मौजूद है। इसी के अलावा इसके साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है लिवर, जो कि बिल्कुल डायफ्राम के नीचे मौजूद है। काफ़ी बड़ा ऑर्गन है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन। लिवर को सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन भी कहा जाता है। ये कहाँ पर मौजूद है, एब्डोमिनल कैविटी में। इसके अलावा इसके बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है पैनक्रियास। पैनक्रियास आपको याद होगा, ये हमें डाइजेस्टिव जूसेस प्रोवाइड करते हैं जो कि ज़रूरी हैं डाइजेशन के लिए। इसी तरह से लिवर के अंदर मौजूद है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर प्रोवाइड करता था बाइल, जो कि ज़रूरी थी फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स एक और ऑर्गन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ स्प्लीन। और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज भी कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये भी मौजूद है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर ये आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, इसमें कुछ नर्व्स हैं, इसके अंदर कुछ लिम्फेटिक्स हैं, और इसकी पोस्टीरियर एब्डोमेन में मौजूद हैं द किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज। इसके अलावा आपको यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रहा है। इसी तरह से आपको यहाँ पर यूरेटर्स नज़र आ रहे हैं पीछे वाली साइड पर, मतलब कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर फ्यू ऑफ द ऑर्गन्स। एज यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट्स, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है और एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पर पड़े हुए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पेरिटोनियल डायलिसिस की। तो ये सारे ऑर्गन्स ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने पकड़कर और अंदर रख दिए। अगर ऐसी बात हो, अगर हम इधर लेफ्ट करवट लें तो ये सारा कुछ इकट्ठा होकर लेफ्ट साइड पे आ जाए, अगर हम राइट पे करवट लें तो ये सारा कुछ इकट्ठा होकर राइट पे आ सकता है। तो ऐसा कभी नहीं होता। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गन्स आपको गिनवाए,
ये अल्लाह ताला ने एक दीवार के साथ चिपकाए हुए हैं, और वो दीवार क्या है? दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। दैट इज द लाइनिंग ऑफ दिस कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, इसको लाइन कर रही है, और ये लिपिड से मिलकर बनी हुई है, और इसके दरम्यान में मौजूद हैं ब्लड वेसल्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिपिड्स की लेयर भी हैं और उनके दरम्यान में ब्लड वेसल्स भी हैं। तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी आ रही है और बहुत सारे ऑर्गन्स भी मौजूद हैं। तो ये इसी तरह से ही है जैसे एक दीवार और उसके साथ अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स को चिपकाया हुआ है। तो अब आप चाहे उल्टे हों, हेड स्टैंड करें, या आप लेट रहे हों लेफ्ट करवट पे या राइट करवट पे, या आगे की तरफ झुकें, तो ये ऑर्गन अपनी जगह पे बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, ये कभी भी आगे पीछे नहीं होते। किस वजह से? ड्यू टू द पेरिटोनियम। अब इस पेरिटोनियम के अंदर जो ये कैविटी बन रही है, जो स्पेस बन रही है जिसके साथ ये ऑर्गन्स चिपके हुए हैं, इसे कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स मौजूद हैं, अब यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी काफ़ी होगी। यहाँ पर डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है, तो उस डायलिसिस को कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। उसमें करना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो सी ये एब्डोमेन की लाइनिंग है, यहाँ से आगे वाली सरफेस से एक सुराख किया जाता है, सर्जिकली एक छोटा सा सुराख बनाया जाता है, और वहाँ से पास की जाती है एक कैथेटर, यानी कि एक नाली। अब ये जो सी कैथेटर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 वे होती है। 2 वे का मतलब कि इसके अंदर ये खासियत है कि ये एक फ्लूइड को लेके जाए और दूसरी उसको वापस रिमूव भी कर सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ 2 वे कैथेटर। एक, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक साइड पे अटैच है फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड, और दूसरी साइड पे एक बैग अटैच होता है जिसके अंदर आकर कलेक्ट होगा जो दूसरा डायलिसिस फ्लूइड होगा, जो कि वहाँ से इस्तेमाल होकर वापस आ चुका होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इसमें होना क्या है। जैसे ही अपर्चर किया एब्डोमेन के अंदर और वहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें डायलिसिस फ्लूइड उसमें एंटर हो चुका है, अब इसको कुछ देर के लिए वहाँ पर रहने दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं, आपको याद होगा कि यहाँ पर 2 तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है डिफ्यूजन। लेकिन यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगी बल्कि होगा डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन कैसे होती है माय डियर स्टूडेंट्स? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जो डायलिसिस फ्लूइड डाला गया है, इसका एनवायरनमेंट ऐसा है कि ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि इस फ्लूइड के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा, यानी वाटर ज़्यादा और सॉल्यूट्स कम हैं। अब इस वजह से क्या होगा कि जो पेरिटोनियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स आपको नज़र आ रही हैं, इनके अंदर ब्लड आ रहा है, और इस ब्लड के अंदर क्या मौजूद है? द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जब ये उसके साथ ऐसे एंटर किया जाएगा उसको डायलिसिस फ्लूइड को, जिसको हम डायसाइलेट भी कहते हैं, याद रखिएगा मैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली, इस डायलिसिस फ्लूइड को डायसाइलेट भी कहते हैं। जब ये एंटर किया, कुछ देर के लिए वहाँ पर रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता चूँकि ब्लड वेसल्स के अंदर वो नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा हो चुका है किडनी फेलियर की वजह से या रिनल फेलियर की वजह से, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट से हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर वो सारा नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिफ्यूज़ करता रहेगा। अल्टीमेटली कुछ देर के बाद फिर उस फ्लूइड को रिमूव कर लिया जाता है। सो फिर इस तरह से आज ये बार बार प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। तो इस डिफ्यूजन के ज़रिए काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल जाती है किडनीज़ को कि वो अपना फंक्शन जारी रख सके, क्योंकि उनका लोड हमने कम कर दिया इस पेरिटोनियल डायलिसिस के ज़रिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक दफ़ा तो डेफिनेटली हॉस्पिटल में परफॉर्म करवाएंगे, और इसकी ये भी सहूलत होती है कि इसको घर में जाकर भी पेशेंट को बाद में रखा जा सकता है, और घर में एक छोटी सी ट्रेनिंग के बाद घर वाले भी इसको एहतियात के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। और ये आम तौर पर एक दिन में भी किया जा सकता है, एक दिन में 2 दफ़ा भी किया जा सकता है, और इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एक ख़तरा है इसका जिससे बचना चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता किसी के घर में ऐसा मरीज़ हो तो आपने एहतियात करनी है और उनको बताना है कि चूँकि ये कैथेटर बाहर से पास होकर अंदर पेरिटोनियम में जा रही है, तो इसमें इन्फेक्शन का ख़तरा हो सकता है, और अगर खुदा न खास्ता उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो इस इन्फेक्शन को काबू करना आसान काम नहीं होगा। सो इसको ध्यान ये रखना है कि अगर ये जो कैथेटर डाली है इसमें कोई जरासीम
या बैक्टीरिया या वायरसेस इसके इर्द गिर्द, या ऐसा माहौल ना हो, गंदगी ना हो, मक्खियाँ ना हो जो इस पर आकर जरासीम को अटैच कर सकें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो रीनल फेलियर का एक तरीका जो हमने बात की थी डायलिसिस। डायलिसिस में हमने कहा था दो तरह का है, पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस। तो उसमें से हमने पेरिटोनियल डायलिसिस को आज डिस्कस किया, उसकी सारे एस्पेक्ट्स को, पेरिटोनियम को समझाने की मैंने आपको कोशिश की। होपफुली आपको उसकी समझ भी आई होगी, तो तभी तो फ़ायदा होना था, आपको समझ आने थे कि पेरिटोनियल डायलिसिस होती क्या। तो इसलिए ये सारा आपको समझाया कि ये पेरिटोनियम है, अब इसमें डायलिसिस कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पेरिटोनियम क्या है, वो किस तरह से हमारे ऑर्गन्स को कवर कर रही है और वो किस तरह से मदद कर रही है हमें रीनल फेलियर के ट्रीटमेंट में, यानी कि पेरिटोनियल डायलिसिस में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हीमोडायलिसिस। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।